हाय गाइस, वेलकम टू सोनू कंपटीशन क्लासेस। जैसे कि हम सरकार के अंगों के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, सो हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था व्यवस्थापिका, यानी कि संसद में हमने लोकसभा और राज्यसभा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को एमसीक्यू के द्वारा सॉल्व किया था, उनको डिस्कस किया था। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्यपालिका। आज हम कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति और उनके कार्यों को एमसीक्यू के द्वारा डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर आपने हमारे अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे और भी अच्छी वीडियो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारे ऑप्शन है, पहला है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है विरोधी दल का नेता और डी है भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। जो राष्ट्र का राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, या कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। फिर बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री राष्ट्र का वास्तविक या कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख किया गया है कि राष्ट्र का एक राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्र का प्रथम नागरिक होगा, और फिर एकता और अखंडता का प्रतीक भी किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। ओके, तो और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति या सर्वोच्च कमांडर भी होता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है रक्षा मंत्री और चौथा क्या है? सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा। राष्ट्रपति होता है वो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। कौन कौन सी तीनों सेनाएं? जल सेना, वायु सेना और थल सेना। जल सेना, वायु सेना और थल सेना, इन तीनों का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति इन तीनों का सेनापति होता है, और इनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इन तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जब भारत पर आक्रमण की स्थिति हो, भारत पर आक्रमण की स्थिति या युद्ध की स्थिति में युद्ध की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति युद्ध और शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। युद्ध व शांति की घोषणा, शांति की घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन क्या है? पहला 21 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 30 वर्ष और डी है 35 वर्ष। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है? डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। 35 वर्ष किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचित के लिए आयु पूर्ण होना आवश्यक है। फिर गाइस, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए अन्य योग्यता भी निर्धारित की गई है, या अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति को योग्यताएं होनी चाहिए, जो व्यक्ति में उसका उल्लेख किया गया है। अब कौन कौन सी योग्यताएं वो देखते हैं। पहली है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। फिर दूसरी है कि उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। फिर तीसरा है कि वह मानसिक रूप से पागल या दिवालिया न हो। पागल या दिवालिया न हो। फिर चौथा क्या है कि वह किसी भी लाभ के पद पे न हो। वह किसी भी
भी लाभ के पद पे न हो। लाभ के पद पे न हो। और चौथा क्या, पांचवा क्या आता है कि वह व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष बनने की योग्यता रखता हो या फिर उसका नाम किसी भी निर्वाचित सूची में दर्ज हो। लोकसभा अध्यक्ष बनने की या तो योग्यता रखता हो या फिर किसी भी निर्वाचित सूची में उसका नाम दर्ज हो। ये जो सभी योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 58 में इसका उल्लेख किया गया है और ये सभी योग्यताएं राष्ट्रपति पद के योग्य व्यक्ति के लिए होना आवश्यक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं वो किस में लाए जाते हैं। ऑप्शन है पहला संसदीय समिति में, दूसरा है निर्वाचन आयोग, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है उच्चतम न्यायालय में। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें हमारा राइट ऑप्शन है डी, उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति पद से संबंधित चुनाव के मामले या फिर विवाद से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय में लाए जाते हैं और उच्चतम न्यायालय इसका अंतिम निर्णय भी करती है। अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है जो मान्य है। किसी भी राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित मामले, विवाद से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही सुलझाए जाते हैं और उसका अंतिम निर्णय भी कौन करती है, उच्चतम न्यायालय ही करती है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। ऑप्शन 4 है, कौन कौन से, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, बी है प्रधानमंत्री के द्वारा, सी है निर्वाचन आयोग के द्वारा और डी है संसदीय मामलों के मंत्री के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें हमारा राइट ऑप्शन है सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव आयोजित किया जाता है। वो कैसे, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न होके अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा के लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। फिर दूसरा है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और तीसरा है दिल्ली व पुडुचेरी, पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो निर्वाचन मंडल के द्वारा आयोजित किया जाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, फिर है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य व दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान किया जाता है। ओके गाइज, और जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति निर्वाचन की उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन है ए
6 वर्ष के लिए, बी है 5 वर्ष के लिए, सी है 4 वर्ष के लिए और डी है 3 वर्ष के लिए। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के अवधि का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किसमें किया गया है? राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो 5 वर्ष की होगी और इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया है। किंतु 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति का पद खाली या रिक्त हो सकता है। वो कैसे? पहला है मृत्यु। यदि राष्ट्रपति पद पे, जो राष्ट्रपति होता है उसकी, उस व्यक्ति की यदि पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो वो पद खाली हो जाता है। फिर दूसरा है त्यागपत्र के द्वारा। यदि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से यदि उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो उसका पद रिक्त हो जाता है। फिर तीसरा है महाभियोग के द्वारा। संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इन तीनों कारणों से राष्ट्रपति का पद समय अवधि से पहले भी रिक्त हो सकता है। ओके गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन है पहला कानूनी कार्यवाही से, दूसरा है महाभियोग के द्वारा, तीसरा है संविधान संशोधन के द्वारा और चौथा है अविश्वास प्रस्ताव लाकर। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। अभी मैंने जो हमारा 6th वाला क्वेश्चन था उसमें बताया था कि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है और ये महाभियोग प्रक्रिया है जो संसद के किसी भी सदन के द्वारा इसका प्रस्ताव लाया जाता है। फिर महाभियोग प्रक्रिया, इसका महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। जो राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है या प्रस्ताव लगाया जाता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। फिर गाइस, ये महाभियोग प्रक्रिया होती क्या है? जो महाभियोग होता है वो एक अर्धकानूनी प्रक्रिया होती है। महाभियोग एक अर्धकानूनी प्रक्रिया है। अर्धकानूनी प्रक्रिया है जो 3 चरणों में पूर्ण होती है। प्रक्रिया है जो 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला है संकल्प के द्वारा, दूसरा क्या है? संकल्प पारित करने पे, संकल्प पारित होने पे और तीसरा क्या है? पहला है संकल्प के द्वारा, दूसरा है संकल्प पारित करने पे और तीसरा है महाभियोग के द्वारा। तीसरे में महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसको लगाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसके लिए सूचित किया जाता है और 14 दिन बाद संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव लाया जाता है और उस सदन में 2/3 सदस्यों के द्वारा, कुल सदस्यों में 2/3 सदस्यों के बहुमत से इसको पारित किया जाता है। फिर इसे दूसरे सदन में लाया जाता है और दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया होती है। उसमें भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसको पारित किया जाता है और जब पारित हो जाता है दोनों सदनों के द्वारा तो संसद राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसे पद से हटा सकती है। ओके गाइज, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन है क्या? अटॉर्नी जनरल के द्वारा, बी है प्रधानमंत्री के द्वारा, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और डी क्या है? महाधिवक्ता के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इसमें हमारा राइट ऑप्शन है सी। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अभी हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है जो किस प्रकार होता है। फिर निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है। किसके समक्ष? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के
अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति को दिलाई जाती है। ओके गाइज, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देगा? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? ऑप्शन क्या है? पहला है प्रधानमंत्री को, दूसरा है उपराष्ट्रपति को, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष को और चौथा है मुख्य न्यायाधीश को। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ओके गाइस, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहता है? ऑप्शन है पहला 5 वर्ष तक, दूसरा है 1.5 वर्ष तक, तीसरा है 1 वर्ष तक और चौथा है 6 माह तक। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है, 6 माह तक। यदि राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत किसी भी कारण से यदि अपने कर्तव्य को ना निभा सके तो इसके लिए उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहता है, यानी राष्ट्रपति पद का निर्वहन करता है। 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए पद पे रहते हुए, या फिर वो अपनी इच्छा से उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देता है, और या फिर पदच्युत होने पर उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति पद का निर्वहन करता है। और यदि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी पद का निर्वहन ना कर सके तो इसके लिए कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति पद का निर्वहन करता है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण क्या है? सर्वसहमति से चुने जाने का एकमात्र उदाहरण क्या है? ऑप्शन है 4। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा देखते हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथा क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो निर्विवाद रूप से, निर्विरोध या निर्विवाद रूप से, विरोध रूप से राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए और इनकी जो आयु है वो सबसे कम थी। राष्ट्रपति पद पे इनकी आयु सबसे कम थी और ये निर्विरोध रूप से यानी कि सभी की सर्वसहमति से राष्ट्रपति पद पे चुने गए। फिर दूसरा है कि जो नीलम संजीव रेड्डी है वो राष्ट्रपति पद से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं राष्ट्रपति पद को ग्रहण करने से पहले। ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है प्रधानमंत्री की, दूसरा है उपराष्ट्रपति की, तीसरा है राज्यपाल की और चौथा क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो इसमें से जो हमारा भारत का राष्ट्रपति है वो किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। जो उपराष्ट्रपति होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति की तरह ही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होती है। और इसकी नियुक्ति में कौन कौन होते हैं? जो संसद के सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। निर्वाचित व मनोनीत दोनों ही सदस्य इनमें भाग लेते हैं। किसमें? उपराष्ट्रपति के चुनाव में।
किंतु राष्ट्रपति के चुनाव में संसद की जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इसकी केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं और इसका जो चुनाव है वो भी गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। इसका चुनाव भी गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है और इसमें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार यानी कि चयनित व्यक्ति के लिए कुल डाले गए मतों का मतों में 1/6 मत बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है। बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य होता है। जो उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार व्यक्ति होता है उसके लिए कुल डाले गए मतों में 1/6 बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है। यदि 1/6 बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए चयनित नहीं होगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसकी नियुक्ति करता है? ऑप्शन हमारे हैं, पहला है भारत का महान्यायवादी, दूसरा है एक राज्य का राज्यपाल, तीसरा है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और चौथा क्या है, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? राष्ट्रपति है वो किस किस की नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा है एक राज्य का राज्यपाल, तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। फिर दूसरा है सी है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, तो इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें हमारा राइट ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी, यानी कि इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। फिर राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, तो तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिल के लिए प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको होता है? वित्त बिल के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको होता है? ये हमारे चार ऑप्शन है। पहला है प्रधानमंत्री को, बी है राष्ट्रपति को, सी है किसी भी उच्च न्यायालय को और डी क्या है, उपयुक्त सभी को। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। जो राष्ट्र का राष्ट्रपति होता है उसको किसी भी बिल या विधि के लिए, मीन्स कि किसी भी कानून के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार होता है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो उसको परामर्श दे या ना दे, और राष्ट्रपति भी इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के फिर दूसरा राष्ट्रपति भी इसके लिए बाध्य नहीं है कि वह उसका परामर्श माने। राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए परामर्श को माने या ना माने। ओके गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन पहला है प्रधानमंत्री की, बी है वित्त मंत्री की, सी है भारत के राष्ट्रपति की और डी है किसी की भी नहीं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें हमारा राइट ऑप्शन है सी, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उससे वित्त बिल के लिए स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है और वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। 280 में इसका उल्लेख किया गया है कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वित्त बिल के लिए पूर्व स्वीकृति भी राष्ट्रपति की लेनी आवश्यक होती है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? जो संसदीय प्रतिनिधिमंडल है उनके लिए जिन भी व्यक्तियों का नामांकन भेजा जाता है वो किसके द्वारा भेजा जाता है? ऑप्शन है पहला राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा अध्यक्ष और डी है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन भेजा जाता है। और विदेशों में
किसी भी राष्ट्रों में या विदेशों में भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत का नेतृत्व राष्ट्र के राष्ट्रपति के द्वारा अन्य राष्ट्रों में किया जाता है, क्योंकि राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्र का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसलिए राष्ट्रों में भारत का नेतृत्व भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, और किसी भी समझौते या संधि पे हस्ताक्षर भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रों में समझौते या संधियों पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति करता है, किंतु ये जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की स्वयं की नहीं है। राष्ट्रपति किसके कहने पर करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ये सभी कार्य करता है। ओके गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? ऐसा कौन सा मुख्य न्यायाधीश है जिसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? ऑप्शन है हमारे, पहला है न्यायमूर्ति राजेंद्र गडकर, बी है न्यायमूर्ति एच कानिया, सी है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला और डी है न्यायमूर्ति PN भगवती। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। जो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला है, मोहम्मद हिदायतुल्ला। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला ये एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, किंतु इन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है, और इनका जो कार्यकाल है वो 20 जुलाई से 24 अगस्त तक था। इन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में 20 जुलाई से 24 अगस्त तक, यानी कि एक माह है 4 दिन तक इन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है, किंतु ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ओके गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है? यदि भारत पर आक्रमण होता है तो युद्ध के विरुद्ध घोषणा कौन करता है? ऑप्शन है, पहला संसद, बी है मंत्रिमंडल, सी है प्रधानमंत्री और डी है राष्ट्रपति। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए। अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, इसमें हमारा राइट ऑप्शन है राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना का सेनापति होता है राष्ट्रपति, और वो युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है यदि भारत पर आक्रमण होने की स्थिति बन रही हो तो। और शांति की घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? ये हमारा ऑप्शन, पहला है 1 माह तक, बी है 6 सप्ताह तक, सी है 6 माह तक और डी है 8 माह तक। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? पहले तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय तक रखा जाता है। जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है वो संसद के सत्र शुरू होने तक कितने समय तक रखा जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है बी, 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह तक राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो 6 सप्ताह तक संसद के सत्र शुरू होने से पहले रखा जाता है। फिर है अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख किया गया है कि संसद का अधिवेशन अगर ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है, और वो अध्यादेश संसद का सत्र शुरू होने
पर 6 सप्ताह तक मान्य होगा। यानी कि 6 सप्ताह के अंदर अंदर संसद के द्वारा वह सत्र अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। यदि संसद 6 सप्ताह के भीतर उसे अनुमोदित नहीं करती है तो वो स्वतः ही समाप्त मान लिया जाता है, और जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश उसी विधेयक पर जारी कर सकता है जिस पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो। ओके गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्ति होती है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके पास कौन कौन सी वीटो शक्ति होती है। यह हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पूर्ण निषेध की, दूसरा है पॉकेट निषेध की, तीसरा है निलंबित निषेध की, और चौथा है उपयोग सभी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा। जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है। उसके पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है। जो राष्ट्रपति होता है उसके पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है। तीन प्रकार की वीटो शक्ति होती है। कौन कौन सी। पहली है पूर्ण निषेध वीटो शक्ति, दूसरी है पॉकेट निषेध वीटो शक्ति, और जो तीसरी क्या है, निलंबित निषेध। तो ये तीनों जो शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, उपयोग सभी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। राष्ट्रपति है उसके पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है। पहली है पूर्ण निषेध, दूसरी है पॉकेट निषेध या जेबी वीटो, और तीसरी कौन सी है, निलंबित निषेध। ये तीनों प्रकार की जो शक्तियां है वो राष्ट्रपति के पास होती है। जो पॉकेट निषेध की जो जेबी वीटो शक्ति है वो सबसे पहले जेएलसीए ने के द्वारा लगाई गई थी। किस पे, डाक विधेयक पर। डाक विधेयक पर यानी जेएलसीए के द्वारा लगाई गई थी। अठारह 86 में। ओके, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या कर सकता है। ऑप्शन है, पहला पुनः लौटा सकता है, बी है पुनः स्पष्टीकरण मांग कर सकता है, सी है भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, और डी क्या है, दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नहीं है गाइज, क्योंकि इसमें प्रिंट मिस्टेक की वजह से जो हमारा राइट ऑप्शन है या राइट आंसर है वो नहीं दिया हुआ। इसमें राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर करना उस पर अनिवार्य हो जाता है। हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाता है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ये वाला इसमें हमारा सही है। अगर लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति अगर उसे पुनर्विचार के लिए भेजती है लोकसभा के पास या संसद के पास, तो अगर लोकसभा उसे या तो संशोधन करके या फिर बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास दोबारा भेज देती है तो राष्ट्रपति के लिए उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाता है। ओके गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है संसद का, बी है राज्यसभा का, सी है लोकसभा का, और डी है मंत्रिपरिषद का। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। संसद के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी पूरा बताया था। जो
आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। तो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा वह राष्ट्रपति से पूर्ण होती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से पूर्ण होती है क्या? संसद। अगर इनमें से एक भी अनुपस्थित होता है तो संसद नहीं कहलाती है। तो इसमें राष्ट्रपति एक संसद का अभिन्न अंग है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है पहला डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, बी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी क्या है? VV गिरी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम अल्पसंख्यक या मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो भारत के प्रथम अल्पसंख्यक या मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं और ये प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की। और इनकी जो मृत्यु है वो 1969 में हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम अल्पसंख्यक मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये ऐसे प्रथम राष्ट्रपति थे जिनकी जो मृत्यु है वो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए 1969 को हुई थी, जिसके कारण इनका जो कार्यकाल है वो 1967 से 1969 तक ही रहा। ये 2.5-3 साल तक ही अपने राष्ट्रपति पद पर कार्य कर पाए। फिर जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये दिल्ली की जामिया डॉक्टर हुसैन दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी रहे हुए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम अल्पसंख्यक मुस्लिम थे। फिर दूसरा है कि ये ऐसे प्रथम राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए 1969 में हुई थी, जिसके कारण इनका जो कार्यकाल है वो 2.5-3 साल तक ही ये राष्ट्रपति पद पर कार्य कर पाए। फिर ये दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी रहे हुए हैं। ओके गाइज, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी है ज्ञानी जेल सिंह और डी क्या है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो भारतीय धर्म समभाव को निरपेक्षता को धर्म समभाव कहते रहे। और डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन गैर राजनीतिक भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति भी हुए हैं। भारत के प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब गैर राजनीतिक कैसे? ये पहले प्रथम उपराष्ट्रपति थे। पहले इन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर कार्य किया और फिर इन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। और ये एक ऐसे दार्शनिक राष्ट्रपति हुए हैं जिनका जो जन्मदिवस है, इनका जन्मदिवस 5 सितंबर है, जिसे शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सभी स्कूलों और कॉलेज में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाया जाता है। फिर ये गैर राजनीतिक राष्ट्रपति हुए हैं, जो पहले इन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर कार्य किया और फिर ये राष्ट्रपति हुए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत रत्न राष्ट्रपति पद को ग्रहण करने से पहले इन्होंने 1954 को भारत रत्न भी प्राप्त किया था। ओके गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में पहला है, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। दूसरा ऑप्शन है, लोकसभा के सदस्यों को वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। फिर ये हमारे कॉलम दिए गए, पहला है केवल ए, बी है केवल 2, सी है 1 व 2 दोनों सही है, या फिर डी है नहीं तो 1 सही है और नहीं 2 सही है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है वो सही है, प्रत्येक एमएलए का जो वोट होता है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ओके गाइज, आई होप कि आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ आएंगे। सो गाइज, मेरे द्वारा जो अभी क्वेश्चन आंसर बताए गए थे उनकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप सोशल मीडिया पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें और वहाँ से इन सभी क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ प्राप्त करें। फिर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू।